जय हिंद दोस्तों, मैं सनिकेत आर्या आप लोग का WTI चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेक्चर 4 में जंतुओं में पोषण के बारे में देखेंगे। इसके पहले हम लोग ने कुछ देखा था, उसके बारे में लोग पहले जान लेते हैं। जैसा कि हम लोग ने पिछले वाले वीडियो में देखा, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, कुछ लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड बातें कि लाइफ प्रोसेस को 4 वर्गों में बांटा गया है। जैसा कि सबसे पहला पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। जैसा कि इंग्लिश में बात करें तो सबसे पहले न्यूट्रिशन, उसके बाद रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रेशन। नेक्स्ट बात करें तो हम लोग सबसे पहले हम लोग इस पोषण के बारे में जाना था क्या चीज़ कि पौधों में पोषण कि कुछ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं और कुछ पौधे परपोषी होते हैं। ठीक है, स्वपोषी पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है दोस्तों, और परपोषी पौधे जो अपना भोजन किसी दूसरे अन्य पेड़ पौधे या फिर किसी अन्य जीव पर निर्भर रहकर प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग ने देखा क्या कि सभी हरे पेड़ पौधे जो स्वपोषी होते हैं तो क्या करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा अपना भोजन बना रहते हैं। ठीक है, और परपोषी पौधे जो किसी अन्य पेड़ पौधे पर निर्भर रहकर या फिर कीड़े मकोड़ों को खाकर अपना भोजन बना रहते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग ने परपोषी पौधे को 2 भागों में बांटा था। एक को बोलते हैं परजीवी पौधे, दूसरे को बोलते हैं कीटभक्षी पौधे। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से हम लोग मांस ये सब का सेवन करते हैं दोस्तों, उस तरह से कुछ पेड़ पौधे भी मांस का सेवन करते हैं। ठीक है, जैसा कि उस पेड़ पौधों को हम लोग कीटभक्षी कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ कीड़े मकोड़ों को ही क्या करते हैं दोस्तों, अध्ययन करते हैं। ठीक दोस्तों, हम लोग ने ये भी जाना कि कीड़े मकोड़ों को क्यों अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर क्यों नहीं रहते। ठीक है, तो कीड़े मकोड़ों के इसलिए सेवन करते थे क्योंकि वे लोग ऐसे क्षेत्र में उपजते थे, ऐसे दलदली क्षेत्र में उपजते थे जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि सभी पेड़ पौधों को 3 तरह की न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। जैसे में हम लोग बात करें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो कुछ पेड़ पौधे क्या होते हैं कि दलदलीय क्षेत्र जैसे कि नाइट्रोजन अनुपस्थित क्षेत्र में उपज जाते हैं, जिसके कारण वो क्या करते हैं कि कीड़े मकोड़े को खाकर अपना पोषण नाइट्रोजन के द्वारा प्राप्त करते थे। अब हम लोग जानेंगे जंतुओं में पोषण दोस्तों। जंतुओं में पोषण, न्यूट्रिशन इन एनिमल। जंतुओं में पोषण, जंतुओं में पोषण, जंतुओं में पोषण। जैसा कि बात करें कि पोषण किसे कहते हैं तो क्या कहती है, भोजन में प्रयुक्त मतलब भोजन में पाए जाने वाले सूक्ष्म घटकों को ही क्या बोलते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पोषण का बात करें तो हम लोग क्या बोलते हैं, परपोषी जीव के बारे में जानते हैं, जैसे कि मृतजीवी पोषण, उसके बाद प्राणी संपोषण, उसके बाद परजीवी पोषण। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जंतु पोषण। जंतु भी क्या है, एक तरह का परपोषी जीव है। जंतु भी क्या है दोस्तों, एक तरह के परपोषी जीव है, तो क्या करते हैं किसी अन्य पेड़ पौधे पर निर्भर रहकर अपना भोजन बनाते हैं। जैसा कि हम लोग बात करें कि घर में बोलते हैं क्या जी कि हम लोग भोजन बनाते हैं, तो हम लोग भोजन नहीं बनाते दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं भोजन को पकाते हैं। हम लोग भोजन क्या करते हैं, पकाते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग घर में हर कोई बोलता है कि भोजन बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग भोजन को बनाते नहीं है बल्कि भोजन को क्या करते हैं, पकाते हैं, सिझाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हम लोग बात करें क्या चीज़ कि जंतु भी क्या है, एक तरह का क्या है, परपोषी जीव है। परपोषी का मतलब किसी दूसरे पर निर्भर रहकर अपना भोजन प्राप्त करना, अपना पोषण प्राप्त करना। ठीक है दोस्तों, तो जंतु में पोषण की प्रक्रिया देखेंगे। जंतुओं में पोषण की प्रक्रिया, जंतुओं में पोषण की प्रक्रिया, जंतुओं में पोषण की प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो बात करें कि सबसे पहले पोषण की प्रक्रिया में सबसे पहला आता है इंजेशन। ठीक है दोस्तों, इंजेशन का मतलब होता है भोजन का ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करना। तो भोजन को सबसे पहले ग्रहण कहाँ करते हैं दोस्तों, हम लोग अपने भोजन को सबसे पहले माउथ यानी कि मुख में रखते हैं, मुख यानी कि माउथ में रखते हैं। नेक्स्ट बात करें तो भोजन को ग्रहण करके क्या करते हैं, उसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मुख में ही क्या करते हैं, उसे हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, जिसे मेस्टिकेट करते हैं। ठीक दोस्तों, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, भोजन को क्या करते हैं, मेस्टिकेट करते हैं, और वो काम जीव और दांत मिलकर करते हैं। तो क्या होता है कि ये काम हम लोग भोजन को पचाने के लिए करते हैं, ये काम हम लोग भोजन को पचाने के लिए, भोजन को ग्रहण करने के बाद क्या करते हैं, भोजन को पचाते हैं, जिसे डाइजेशन
क्या बोलेंगे दोस्तों? डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब कि जटिल भोजन को सरल भोजन में परिवर्तित करना, डाइजेशन या फिर पाचन करते हैं। मतलब भोजन का पाचन, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन। तो भोजन का पाचन 3 जगह होता है दोस्तों। सबसे पहला मुख गुहिका में, सबसे पहला मुख गुहिका में, मुख गुहिका जिसे बकल कैविटी कहते हैं। मुख गुहिका को क्या बोलेंगे दोस्तों? बकल कैविटी। उसके बाद अमाशय, अमाशय। उसके बाद छोटी आंत में, उसके बाद छोटी आंत में, छोटी आंत। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें तो भोजन क्या होता है? पचने के बाद क्या करते हैं? ऊर्जा देते हैं। भोजन पचने के बाद क्या करते हैं? ऊर्जा देते हैं। मतलब भोजन पच जाने के बाद वो 2 भाग में बढ़ जाते हैं, एक ऊर्जा युक्त भोजन और एक क्या करते हैं? वेस्ट मटेरियल यानी कि अपशिष्ट पदार्थ है। तो बात करें क्या चीज़? भोजन पचने के बाद क्या करते हैं? ऊर्जा देते हैं और ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? अवशोषित करते हैं। तो यानी कि ऊर्जा का अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण। मतलब भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना, मतलब भोजन से ऊर्जा का अवशोषण करना, ऊर्जा का अवशोषण, ऊर्जा का अवशोषण। तो बात की जाए कि अवशोषण, अवशोषण, अवशोषण किसके द्वारा दोस्तों? तो छोटी आंत में एक, छोटी आंत के एक भाग है दोस्तों इलियम, छोटी आंत के एक भाग है इलियम में क्या होता है कि ऊर्जा का अवशोषण होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद नेक्स्ट आता है जाकर एजिमिलेशन, एजिमिलेशन, एजिमिलेशन। ठीक है दोस्तों। एजिमिलेशन मतलब स्वांगीकरण, भोजन का स्वांगीकरण। तो भोजन का स्वांगीकरण का मतलब कि जो हम लोग ऊर्जा को अवशोषित किया है उसका क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। उसका ऊर्जा क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। ऊर्जा का प्रयोग, ऊर्जा का प्रयोग, ऊर्जा का प्रयोग, ऊर्जा का प्रयोग। तो ऊर्जा का प्रयोग किसके द्वारा दोस्तों? खून यानी कि ब्लड द्वारा किया जाता है, खून यानी कि ब्लड द्वारा किया जाता है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ऊर्जा का प्रयोग होने के बाद क्या होता है कि हम लोग बात करते हैं कि भोजन का पाचन, भोजन क्या होता है? पचने के बाद दो भाग में बढ़ जाते हैं। एक को बोलते हैं वेस्ट मटेरियल और एक को बोलते हैं ऊर्जा। तो जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्या करते हैं? वो हानिकारक रहते हैं हम लोग के शरीर के लिए दोस्तों। हम लोग के शरीर के लिए क्या करते हैं? वो हानिकारक रहते हैं, जिसके कारण उसको क्या करते हैं? हम लोग किसी न किसी रास्ते से निकाल देते हैं। जैसे क्या बात करें क्या चीज़ कि इजेशन, इजेशन, इजेशन मतलब मल परित्याग, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? मल परित्याग, मल परित्याग। मल परित्याग किसके द्वारा दोस्तों? तो गुद्दा के द्वारा, जिसे एनस कहते हैं, एनस। ठीक है दोस्तों। एक बात करें हम लोग फिर से कि जंतुओं में पोषण, जंतुओं में पोषण की प्रक्रिया, जंतुओं में पोषण की प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों। आप लोग घर पर इसी तरह क्या करें? हमारे साथ लिखते चले ताकि आप लोग को रिवीजन करने में आपको हेल्प हो। ठीक है। बात करें हम लोग पोषण में, जंतुओं में पोषण की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। बात करें कि ये बहुत सारे चरणों से होकर गुजरती है, जिसमें सबसे पहला आता है इजेशन। इजेशन का मतलब दोस्तों भोजन का ग्रहण करना, वो हम लोग मुख गुहिका द्वारा करते हैं। मतलब मुख में सबसे पहले भोजन को रखते हैं, उसको कहते हैं भोजन का ग्रहण करना, जिसे इजेशन कहते हैं। उसका ग्रहण करके उसको भोजन क्या करते हैं कि छोटे छोटे भागों में खंडित कर उसे पचाने का काम करते हैं, उसे पचाने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे कि भोजन का पाचन जिसे डाइजेशन कहते हैं, इजेशन के बाद डाइजेशन। ठीक है। जैसे भोजन का पाचन 3 जगह होता है, जिसमें सबसे पहला मुख गुहिका, मुख गुहिका को बकल कैविटी बोलते हैं दोस्तों। मुख गुहिका को बकल कैविटी, बकल कैविटी, बकल कैविटी, बकल कैविटी। उसके बाद मुख गुहिका के बाद कहाँ? अमाशय में, जिसको स्टोमिक यानी कि पेट कहा जाता है, स्टोमिक का, स्टोमिक। स्टोमिक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ऊर्जा का क्या होता है? अवशोषण। ऊर्जा का अवशोषण कहाँ होता है दोस्तों? छोटी आंत में। ऊर्जा का अवशोषण छोटी आंत में होता है। उसके बाद ऊर्जा का अवशोषित करके ऊर्जा को क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, जिसे एजिमिलेशन कहते हैं। वो का किसके द्वारा? तो खून के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट इजेशन, जिसे मल परित्याग। ठीक है दोस्तों। जो वेस्ट मटेरियल हम लोग के शरीर में बच जाता है भोजन के पचने के बाद, उसे क्या करते हैं? गुद्दा के द्वारा, एनस के द्वारा बाहर निकालते हैं। आप लोग इसे नोट्स कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग जंतुओं में पोषण। न्यूट्रिशन इन एनिमल, जैसे कि हम लोग बात करें इसके पहले हम लोग देखें क्या कि पोषण की प्रक्रिया, जैसे हम लोग देखें क्या पोषण की प्रक्रिया में हम लोग इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एजिमुलेशन, उसके बाद जाकर ईजेशन देखें। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करें क्या जी कुछ पोषण, जैसे जीव जंतु क्या करते हैं कि पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो पोषण का मतलब, पोषण का डिफिनेशन बोले तो भोजन में प्रयुक्त, मतलब भोजन में उपस्थित सूक्ष्म कंपोनेंट यानी कि सूक्ष्म तत्व को ही क्या बोलते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। इससे कौन कौन एग्जाम्पल होंगे, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है दोस्तों, बात करें कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट दोस्तों जितने भी मीठे पदार्थ का हम लोग सेवन करते हैं सभी में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित रहते हैं। जितने भी मीठे पदार्थ रहते हैं उस सब में क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट उपस्थित रहता है। जैसे हम लोग चावल की बात करें, ठीक है, जूस का बात करें, फिर हम लोग जाकर क्या बोलते हैं कि मीठे पदार्थ जितने भी हम लोग मिठाई खाते हैं सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है दोस्तों, तो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या करते हैं कि पाचन करते हैं। ठीक है, मुंह में लेकर उसका क्या करते हैं कि उसके बाद उसका क्या होता है कि प्रोसेस होता है पाचन क्रिया का। तो पाचन क्रिया के प्रोसेस होने के बाद क्या होता है कि वह क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा के जो फॉर्म रहता है कार्बोहाइड्रेट का वह ग्लूकोज रहता है, वह ग्लूकोज रहता है। ठीक है दोस्तों, बात करें तो ग्लूकोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के पचने के बाद जो ऊर्जा का जो फॉर्म होता है वह क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज जितना हम लोग क्या करते हैं एनर्जी को यूज करने के बाद यूज कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग उसे भविष्य के लिए संचित कर देते हैं। तो संचित रूप इसका ग्लाइकोजन होता है। संचित रूप इसे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन। ठीक है दोस्तों, जैसे कि बात करें हम लोग कार्बोहाइड्रेट का, फिर से कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एक जटिल भोजन है। क्या दोस्तों, जटिल भोजन। जटिल भोजन क्या होता है कि सरल भोजन में परिवर्तित होना, जटिल भोजन का सरल भोजन में परिवर्तित होना पाचन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो बात करें आगे कि पचने के बाद क्या होता है कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वह संचित रूप इसका ग्लाइकोजन होता है। जैसे ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च कहते हैं, ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च कहते हैं, एनिमल स्टार्च। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग प्रोटीन। ठीक है दोस्तों, प्रोटीन क्या होता है कि पचने के बाद मतलब डाइजेस्ट होने के बाद या पेप्टॉन्स या पेप्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्टॉन या पेप्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है कि इसका जो एनर्जी को यूज करने के बाद उसको क्या करते हैं कि ये कन्वर्ट हो जाता है, जो उसको बोलते हैं संचित रूप, इसको स्टोरेज फॉर्म जो होता है ये होता है एमिनो एसिड। स्टोरेज फॉर्म एमिनो एसिड होता है, एमिनो एसिड स्टोरेज फॉर्म होता है। नेक्स्ट बात करें हम लोग फैट का, ठीक है, तो फैट क्या होता है डाइजेस्ट होने के बाद, फैट या फिर बात करें लिपिड, फैट को ही क्या बोलते हैं, लिपिड क्या होता है यह डाइजेस्ट होने के बाद, क्या होता है कि फैटी एसिड में ऊर्जा के रूप में क्या करता है, काम करता है। उसके बाद यह क्या होता है कि संचित रूप इसका ग्लिसरॉल होता है। ठीक है दोस्तों, फिर से देखें हम लोग जंतुओं में पोषण का बात करें तो भोज्य पदार्थ में उपस्थित सूक्ष्म तत्वों को क्या बोलते हैं, सूक्ष्म कणों को, जो क्या करते हैं कि हमें ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोषण बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोषण। फिर से बात करें हम लोग दोस्तों कि पोषण किसे बोलते हैं, तो भोज्य पदार्थ में उपस्थित सूक्ष्म तत्व को, सूक्ष्म कण को ही क्या बोलते हैं, पोषक बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, पोषण के कुछ घटक है, जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ पर क्या बोले, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होने के बाद यह एनर्जी के रूप में जो परिवर्तित होता था उसका एनर्जी रूप है ग्लूकोज। एनर्जी रूप क्या है दोस्तों, ग्लूकोज। यही ग्लूकोज क्या होता है कि शरीर में हम लोग का स्टोर हो जाता है, स्टोर हो जाता है ताकि भविष्य में इसका क्या करें हम लोग, इस्तेमाल कर सकें। तो इसका जो स्टोरेज फॉर्म है यह है ग्लाइकोजन। क्या दोस्त, ग्लाइकोजन को ही क्या बोलते हैं, एनिमल स्टार्च बोलते हैं। ग्लाइकोजन क्या बोलते हैं, एनिमल स्टार्च। नेक्स्ट बात करें हम लोग प्रोटीन का जो ऊर्जा का रूप है वो क्या है, पेप्टॉन्स या पेप्टिक एसिड। ये क्या होता है, इसका स्टोरेज फॉर्म में क्या होता है, एमिनो एसिड। क्या बोलते हैं इसको, एमिनो एसिड। नेक्स्ट बात करें हम लोग फैट या लिपिड। लिपिड क्या होता है, इसका एनर्जी का रूप क्या होता है, फैटी
जो क्या होता है स्टोरेज फॉर्म, इसको ग्लिसरॉल बोलते हैं। जैसा कि हम लोग बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि डाइजेस्ट होने के बाद बहुत तुरंत मतलब बहुत जल्दी एनर्जी देता है, बहुत ही जल्दी एनर्जी देता है। इसलिए हम लोग देखते हैं क्या चीज़ कि जो टीवी में या फिर मतलब क्रिकेट में क्या होता है खिलाड़ियों लोग को या खिलाड़ी लोग जब बहुत तरह से थक जाते हैं तो उन्हें क्या करता है कि हम लोग जूस देते हैं या फिर हम लोग मीठा चीज़ देते हैं उन्हें क्या करने के लिए, तुरंत एनर्जी के लिए, या फिर उन्हें क्या एनर्जी ड्रिंक पिलाया जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक कि बात करें तो हम लोग आर्मी भी देखते हैं क्या चीज़ कि आर्मी में ट्रेनिंग करने वाले जो ट्रेनिंग करवाते हैं, ट्रेनिंग करने के बाद क्या होता है तो बहुत तरह से थक जाते हैं। तो थकने के बाद उन्हें तुरंत एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो क्या उन्हें तुरंत एनर्जी के लिए क्या होता है कि उन्हें एनर्जी ड्रिंक जाता है। उसी एनर्जी ड्रिंक में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, उसी एनर्जी ड्रिंक में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। वही क्या करते हैं कार्बोहाइड्रेट बहुत ही जल्द एनर्जी देते हैं, बहुत जल्द एनर्जी देता है, बहुत जल्द एनर्जी देता है, एनर्जी प्रदान करता है। नेक्स्ट बात करें हम लोग प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, ऊर्जा देने के बाद प्रोटीन का जो ऊर्जा का फॉर्म हुआ है पेप्टॉन, जो क्या होता है वो अमीनो एसिड में क्या होता है स्टोरेज फॉर्म होता है। अगर बात करें दोस्तों इस शरीर में हम लोग का टोटल अमीनो एसिड कितना है तो होता है 20। अमीनो एसिड की संख्या कितनी होती है 20, ठीक है दोस्तों। ये क्या होता है कि दो तरह के इसमें बटे रहते हैं, एक को बोलते हैं इंपॉर्टेंस अमीनो एसिड, एक को बोलते हैं अनइम्पॉर्टेंस अमीनो एसिड, मतलब आवश्यकता के अनुसार और एक अनावश्यकता के अनुसार। तो ये इसे दो भाग में बांटा गया, ठीक है दोस्तों। एक बोलते हैं इंपॉर्टेंस अमीनो एसिड, एक को बोलते हैं इन इम्पॉर्टेंस अमीनो एसिड। नेक्स्ट बात करें फैट। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, बहुत तरह का खाना खाते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसा कि बात करें हम लोग कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन, फैट। तो फैट क्या होता है कि जितने भी हम लोग तेल मसाले वाले जितने भी चीज़ें हैं उन समय क्या होता है कि फैट पाया जाता है, उन समय क्या होता है दोस्तों फैट पाया जाता है, ठीक है। तो फैट की बात करें तो फैट क्या होता है बहुत लंबे समय तक एनर्जी को बनाए रखता है। अगर बात करें क्वेश्चन पूछा जाए कि तुरंत एनर्जी देने का काम कौन करता है तो कार्बोहाइड्रेट, और बहुत लंबे समय तक एनर्जी बनाए रखने का काम कौन करते हैं तो फैट या फिर लिपिड, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे कि किस तरह से पाचन की क्रिया होती है दोस्तों, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग मानव में पाचन तंत्र या मानव पाचन तंत्र। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम लोग बात करें कि पाचन किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने पहले भी देखा कि पाचन क्रिया उसे कहते हैं, मतलब कि जटिल भोजन से सरल भोजन में परिवर्तित करना, उसे ही पाचन कहते हैं। जैसा कि हम लोग देखें कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या था एक जटिल भोजन था, प्रोटीन क्या था जटिल भोजन था, ठीक है दोस्तों। बात करें फैट क्या था जटिल भोजन था। इन सब को हम एक सरल फूड में कन्वर्ट कर रहे थे, ग्लूकोज, पेप्टिक एसिड, उसके बाद हम लोग फैटी एसिड में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं डाइजेशन बोलते हैं। इस प्रक्रिया को हम डाइजेशन बोलते हैं। तो डाइजेशन होने के लिए मानव में डाइजेशन होने के लिए कुछ तंत्र होते हैं, मतलब कि कुछ ऑर्गन होते हैं जो क्या करते हैं कि हेल्प करते हैं। तो मानव पाचन तंत्र को दो आधार पर बांटा गया, ठीक है दोस्तों। मानव पाचन तंत्र को दो बेसिस पर, दो आधार पर बांटा गया, ठीक है। एक को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल, आहार नाल। दूसरे को बोलते हैं संबंधित ग्रंथि, ठीक है। आहार नाल को इंग्लिश में एलिमेंट्री कैनल, देख संबंधित मतलब कि एसोसिएटेड ऑर्गन, एसोसिएटेड ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो आहार नल की लंबाई सबसे ज़्यादा क्या होती है कि आहार नल की लंबाई लगभग 9 मीटर होती है। बात की जाए कि मनुष्य में आहार नाल की लंबाई 9 मीटर होती है, और इससे संबंधित ग्रंथि जैसे में हो गया सलेवरी ग्लैंड, जिसे लार ग्रंथि, उसके बाद लीवर, यकृत, उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड,
गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसे जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि। नेक्स्ट बात करें तो पैंक्रियाज, इसे अग्नाशय, अग्नाशय कहा जाता है। जैसा कि बात करें कि मानव पाचन तंत्र क्या दोस्तों कि दो आधार पर बांटा गया है इसको, एक को बोलते हैं आहार नाल, दूसरा बोलते हैं मतलब इससे संबंधित ग्रंथि। ठीक है, जैसा कि बात करें आहार नाल, आहार नाल की लंबाई लगभग 9 मीटर, लगभग 9 या 10 मीटर होती है, 9 या 10 मीटर, 9 या 10 मीटर होती है। ठीक है दोस्तों, इससे संबंधित ग्रंथि जो क्या करती है कि पाचन क्रिया करने में सहायता करती है, जैसे में सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है, उसके बाद यकृत, उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड, उसके बाद पैनक्रियाज। ये सब क्या करते हैं कि मानव पाचन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसा कि हम लोग बात करें, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। जैसा कि दोस्तों हम लोग देखें पहले क्या चीज़ कि मानव पाचन तंत्र दो बेसिस पे बांटा गया है, एक को बोलते हैं आहार नल, दूसरे को बोलते हैं जाकर इससे संबंधित ग्रंथि। ठीक है, तो आहार नल की लंबाई लगभग 9 या 10 मीटर होती है, जो क्या होता है कि विभिन्न चरणों से मानव का जो भोजन होता है, हम लोग सबसे पहले भोजन को कहाँ, मुख में रखते हैं। ठीक है दोस्तों, बात की जाए कि हम लोग सबसे पहले भोजन कहाँ रखते हैं, मुख में, और क्या होता है विभिन्न चरणों से होकर क्या होती है उसका पाचन क्रिया होती है। ठीक है, तो उन सब जो विभिन्न चरणों से होकर गुजरती है उसे आहार नाल कहते हैं। आहार नाल में कौन कौन से आते हैं दोस्त, देखते हैं। आहार नाल, आहार नाल, आहार नाल के भाग, जिसमें सबसे पहले नंबर पे हम लोग अपने सबसे पहले हम लोग बोले तो आहार नाल के भाग का सबसे पहला कि हम लोग भोजन को सबसे पहले कहाँ रखते हैं, तो मुख गुहिका में, मुख गुहिका में, मुख गुहिका, जिसे एलिमेंट्री का, जिसे बकल कैविटी कहते हैं, बकल कैविटी, बकल कैविटी। ठीक है, नेक्स्ट बोले तो ग्रासनी, ग्रासनी या ग्रास नली, ग्रास नली, जिसे ईसोफेगस, 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 ईसोफेगस कहते हैं। नेक्स्ट बात करें तो स्टोमक, स्टोमक, जिसे अमाशय कहते हैं, अमाशय। नेक्स्ट बात करें इसके बाद स्टोमक के बाद छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत को स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट एनस, सो गुद्दा बोलते हैं, एनस। ये सब क्या है, आहार नाल के भाग हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर पर हम लोग भोजन को सबसे पहले मुख गुहिका में रखते हैं, उसके बाद वहाँ कुछ पाचन होता है, पाचन होने के बाद भोजन ग्रास नली के द्वारा अमाशय यानी कि पेट में आता है, पेट में कुछ भोजन का क्या होता है, पाचन होता है, पाचन होने के बाद क्या होता है, छोटी आंत में आता है, छोटी आंत में कुछ भोजन का पाचन होता है, उसके बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत से होकर गुद्दा के द्वारा मल का परित्याग होता है। दोस्तों हम लोग सबसे पहले जाने क्या थी कि उस पोषण की प्रक्रिया में कि मुख गुहिका में क्या होता है, हम लोग भोजन को रखते हैं जिसे इजेशन बोलते हैं। उसके बाद हम लोग डाइजेशन देखें, ठीक है, जिसमें पाचन क्रिया होती है। तो पाचन क्रिया 3 जगह पर होती है, जिसमें सबसे पहला नंबर पर मुख गुहिका में, दूसरे नंबर पर अमाशय में, तीसरे नंबर पर छोटी आंत। ठीक है, नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन बोले कि अवशोषण, क्या करते हैं, ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। तो ऊर्जा का अवशोषण कहाँ होता है दोस्तों, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो देखेंगे कि किस भाग में होती है। नेक्स्ट बड़ी आंत में क्या होता है कि भोजन को क्या जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे और बेस्ट बनाया जाता है। बड़ी आंत में क्या होता है, जितने भी वेस्ट ऊर्जा निकलने के बाद, पोषक तत्व निकल जाने के बाद जितने भी मतलब कि जो वेस्ट मटेरियल रहते हैं उन्हें और बेस्ट में बनाया जाता है, उससे उन्हें और बेस्ट किया जाता है। वो कहाँ होता है, वो तो लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि स्मॉल बड़ी आंत में। उसके बाद उसी वेस्ट मटेरियल को उसे क्या करते हैं कि एनस यानी कि गुद्दा द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। अगर वो शरीर में आएगा तो हम लोग के लिए क्या है दोस्तों, हानिकारक है। अभी से देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी जो ग्लैंड रहती है, जो भाग रहती है। जैसा कि बात करें तो मुख गुहिका में दोस्तों क्या कहते हैं, भोजन को पचाने में एक ग्लैंड है, इसका नाम है सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड।
सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड ये क्या करती है दोस्तों, ये सलीवा का यानी कि लार ग्रंथि, जिसे लार ग्रंथि कहते हैं दोस्तों। सलेवरी ग्लैंड को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, तो मनुष्य में टोटल 3 जोड़ी, कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी पूछा जाता है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है दोस्तों। की बात करें हम लोग, मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी लार ग्रंथि, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, इसोफेगस में किसी तरह कोई ग्रंथि नहीं है, तो मतलब ग्रास नली में किसी तरह का कोई ग्रंथि नहीं पाया जाता। ये क्या, एक तरह का मांसल नुमा संरचना होती है, मतलब मांसल नुमा एक पाइप होती है जिसके द्वारा भोजन क्या होता है, मुख से कहाँ से, आमाशय में। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग आमाशय में। आमाशय में एक ग्लैंड होते हैं दोस्तों, आमाशय में जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसे जठर ग्रंथि कहते हैं, जठर ग्रंथि कहते हैं, जठर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, छोटी आंत में 2 तरह की ग्रंथि पाई जाती है, एक को लीवर और दूसरे को पैनक्रियाज कहते हैं, पैनक्रियाज। लीवर को हिंदी में यकृत कहा जाता है, लीवर को हिंदी में यकृत, और पैनक्रियाज को अग्नाशय, अग्नाशय। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बात करें तो बड़ी आंत में किसी तरह कोई ग्रंथि नहीं होती है, ना गुद्दा में किसी तरह की ग्रंथि होती है। ठीक है दोस्तों, हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। अब एक एक करके हम लोग क्या करेंगे कि मुख गुहिका, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, और इस तरह से पाचन की प्रक्रिया को हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। जैसा कि हम लोग अभी देखे क्या कि पाचन का प्रोसेस देखे, कि पाचन की प्रक्रिया का आहार नाल का हम लोग भाग देखे कि आहार नाल में कौन कौन से भाग आते हैं जो पाचन क्रिया में क्या करते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है जैसा कि अभी हम लोग ने एग्जाम्पल लिया, सबसे पहले पाचन आहार नाल का मुख गुहिका, जिसमें संबंधित ग्रंथि भी हम लोग देखें। ठीक है, मुख गुहिका के बाद आते हैं हम लोग ग्रास नली, ग्रास नली के बाद आमाशय, आमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद गुद्दा, जिसे एनस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखेंगे मुख गुहिका के बारे में। ठीक है, जैसा कि एक बात हम लोग जान लें, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाचन की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है, तो पाचन की प्रक्रिया मुख गुहिका से शुरू होती है। ठीक है दोस्तों, एक पॉइंट देखेंगे कि पाचन की प्रक्रिया मुख गुहिका से शुरू होती है, मुख गुहिका से शुरू होती है, गुहिका से शुरू होती है। अब हम लोग देखें क्या थी कि मुख गुहिका। ठीक है दोस्तों, तो मुख गुहिका में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं और उस ऑर्गन के बारे में जानेंगे, और कौन कौन से ग्रंथि आते हैं। तो बात करें मुख गुहिका, अभी हम लोग देखें क्या थी कि भोजन की पाचन की प्रक्रिया मुख गुहिका से शुरू होती है, मुख गुहिका से शुरू होती है। आप लोग देखेंगे अच्छी मुख गुहिका में सबसे पहला कौन कौन आता है, मुख गुहिका में सबसे पहला भोजन को विभिन्न टुकड़ों में बांटने के लिए 2 तरह का ऑर्गन होता है, जिसमें एक जीभ और एक दांत, एक जीभ और एक दांत दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तभी हम लोग देखेंगे सबसे पहले हम लोग कि मुख गुहिका में मुख में दांत और जीभ, दांत और जीभ यानी कि टीथ और टंग और कुछ विशेषता देखें। हम लोग यहाँ पर से एक फैक्ट और जानेंगे क्या कि हमारे मुख में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, हम लोग के मुख में। ठीक है, हमारे मुख में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट हम लोग ने जब मान लिया कि
किसी तरह का कोई जूस पिए, किसी मीठे पदार्थ का अगर हम लोग सेवन करते हैं, उसमें क्या पाया जाता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं। ये क्या एक तरह का जटिल फूड है। ये क्या है दोस्तों? एक तरह का ये जटिल भोजन है। जब ये क्या करता है कि हम लोग लेते हैं तो इसका पाचन मुख में होता है। इसका पाचन कहाँ होता है दोस्तों? इसका पाचन मुख में होता है। पाचन मुख में, पाचन दोस्तों मुख में होता है। ठीक है दोस्तों। मुख में होने के बाद यह एनर्जी के फॉर्म में बदल जाता है। इससे हमें क्या मिलता है? एनर्जी। एनर्जी का नाम है दोस्तों ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी प्राप्त होता है उसे ग्लूकोज कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी प्राप्त होता है दोस्तों उसे ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है दोस्तों। यही ग्लूकोज क्या होता है? ऊर्जा के रूप में क्या होता है? संचित रहता है हम लोग के शरीर में। उस संचित रूप है वो दोस्तों ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन। ठीक है दोस्तों। इस ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च कहा जाता है। एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च। आगे हम लोग देखेंगे थोड़ा सा और दोस्तों, कुछ और बातें देख लेते हैं हम लोग कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में होता है, जिसमें क्या होता है कि ग्लूकोज और ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है। हम लोग के माउथ में, मुख में क्या होता है कि 70% कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक है दोस्तों। कितने परसेंट? तो 70%। एक चीज़ और दोस्तों, हम लोग जब फूड खाते हैं तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, सिर्फ प्रोटीन, सिर्फ फैट नहीं खाते। हम लोग क्या करते हैं? तीनों एक साथ लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। जिसमें किसका पाचन होता है सबसे पहले? तो कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, जिससे एनर्जी मिलता है ग्लूकोज और संचित रूप ग्लाइकोजन। कार्बोहाइड्रेट के पाचन। ठीक है दोस्तों, यहाँ बात करें हम लोग कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन प्लस फैट, इन दोनों का पाचन नहीं होता है, जबकि सिर्फ किसका पाचन दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ड निकलता है दोस्तों बोलस। बोलस। बोलस का अगर बात की जाए तो माउथ में यानी कि मुख में पाचन होने वाले भोज्य पदार्थ को बोलस कहते हैं। माउथ में पाचन होने वाले भोज्य पदार्थ को क्या बोलते हैं दोस्तों? बोलस कहते हैं। जैसा कि अगर बात की जाए कि पचा हुआ कार्बोहाइड्रेट, पचा हुआ कार्बोहाइड्रेट, पचा हुआ कार्बोहाइड्रेट, पचा हुआ कार्बोहाइड्रेट और अपचा हुआ, अपचा हुआ फैट तथा प्रोटीन, प्रोटीन प्रोटीन को बोलस कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब यही बोलस क्या होता है कि हम लोग के मुंह, माउथ के द्वारा, मतलब मुख के बाद रहते हैं ईसोफेगस के द्वारा, यानी कि ग्रास नली के द्वारा कहाँ चले आते हैं हम लोग के? पेट में। कहाँ चले दोस्तों? पेट में चले आते हैं। ठीक है दोस्तों। हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा क्या करेंगे? समाप्त करेंगे और आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है दोस्तों। और अभी हम लोग जानेंगे सबसे अच्छे से पहले हम लोग दांत के बारे में। ठीक है दोस्तों। दांत के बारे में। दांत यानी किसी इंग्लिश में तित कहते हैं दोस्तों। जैसा कि बात किया है कि हम लोग में एक दांत नहीं है। ठीक दोस्तों। हम लोग क्या है? बहुत सारे दांत है, इसलिए हम लोग यहाँ पर टीथ के बारे में जानेंगे, टूथ के बारे में नहीं जानेंगे। टूथ का मतलब सिंगल दांत, और टीथ का मतलब कि बहुत सारे दांतों के बारे में। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग टीथ के बारे में जानेंगे कि स्टडी ऑफ टीथ किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ टीथ। स्टडी ऑफ टीथ का अगर बात करें तो स्टडी ऑफ टीथ को हम लोग ने पहले ही क्लास में लोग जाना था कि स्टडी ऑफ टीथ किसे कहते हैं। तो स्टडी ऑफ टीथ ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी या डेंटोलॉजी, या डेंटोलॉजी। ठीक है दोस्तों। मतलब कोई स्पेशलिस्ट होगा, कोई डॉक्टर होगा जो मान लीजिए कि कोई डॉक्टरी का कोई पढ़ाई किया हो, टीथ के बारे में अच्छे से जाना होगा, तो टीथ के बारे में जो अच्छा से जानकारी रखता होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, स्टडी किया होगा, तो उसे क्या बोलते हैं? डेंटोलॉजी। जो स्पेशलिस्ट होगा, जो पढ़ा होगा, उसे डेंटोलॉजिस्ट कहते हैं। फिर बात यहाँ पर स्पेशलिस्ट ऑफ टीथ, स्पेशलिस्ट ऑफ टीथ, स्पेशलिस्ट ऑफ टीथ, स्पेशलिस्ट ऑफ टीथ को बोलते हैं डेंटोलॉजिस्ट, डेंटोलॉजिस्ट या डेंटिस्ट, डेंटिस्ट। ठीक है दोस्तों। क्या बोलेंगे? डेंटिस्ट। हम लोग का अगर दांत खराब होता है तो हम लोग किसके यहाँ जाते हैं? हम लोग डेंटिस्ट के यहाँ जाते हैं। ठीक है दोस्तों। हम लोग के दांत में अगर कुछ खराबी आता है, दांत में फोड़े पड़ जाते हैं, फिर दांत में कीड़े लग जाते हैं, तो हम लोग कहाँ जाते हैं दोस्तों? डेंटिस्ट के पास जाते हैं। ठीक है दोस्तों। दांत दिखाने के लिए डेंटिस्ट के पास आते हैं। नेक्स्ट बात करें कि दांत जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। टीथ का अगर बात करें तो ये दो भागों में बटे होते हैं।
बात की यहाँ पर भाग का, 2 भागों में, कितने भागों में दोस्तों, तो 2 भाग में बटे होते हैं, भाग 2 भागों में बटे होते हैं। एक को बोलते हैं जाकर अस्थाई तीत, एक को बोलते हैं अस्थाई तीत, मतलब अस्थाई दंत, अस्थाई दांत, जिसे इंग्लिश में परमानेंट तीत कहते हैं, परमानेंट तीत, परमानेंट तीत, परमानेंट तीत। एक होते हैं अस्थाई, 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 जिसे टेम्पोरेरी तीत, टेम्पोरेरी तीत कहते हैं, टेम्पोरेरी तीत। पूछा जाता है दोस्तों कि टेम्पोररी तीत की संख्या कितनी होती है या परमानेंट तीत की नंबर कितने होते हैं, तो परमानेंट तीत की जो संख्या होती है 12, ठीक है, और अस्थाई परमानेंट तीत की संख्या 12 और टेम्पोररी तीत की संख्या 20 होती है। जैसा कि हम लोग बात करें कि हम लोग के दांत में, हम लोग के मुंह में टोटल क्या होता है कि कुल दांत की संख्या 32 होती है, लेकिन कहने के लायक 32 दांत होते हैं, 32 दांत नहीं होते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम लोग बांट रहे हैं यहाँ पर कि तीत यानी कि 2 प्रकार के होते हैं, 2 भाग में बांटे होते हैं, एक परमानेंट तीत और एक टेम्पोररी तीत। इसे दूध का दांत कहा जाता है, इसे मिल्क तीत भी कहते हैं, इसे मिल्क तीत कहते हैं, मिल्क तीत। इसलिए मिल्क तीत इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि दोस्तों ये क्या होता है कि अस्थाई है, ये एक बार टूटने के बाद दोबारा उपज जाते हैं, ये एक बार टूटने के बाद क्या होते हैं दोबारा उपज जाते हैं, इसलिए इसे मिल्क तीत या टेम्पोररी तीत कहा जाता है। लेकिन कुछ दांत जो क्या होते हैं परमानेंट होते हैं, जो टोटल कितनी संख्या होती है तो 12, जो क्या होते हैं कि टूटने के बाद ये क्या होती है कि नहीं उपजते हैं। अब हम लोग बात करें कि दांत के प्रकार, दांत के प्रकार, दांत के प्रकार, दांत के प्रकार में अगर जाने तो दांत क्या होता है कि 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो 4 प्रकार के, ठीक है, जिनमें सबसे पहला आता है जाकर इंसाइजर, 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 ठीक दोस्तों, इंसाइजर। पूछा जाता है कि इंसाइजर तीत की संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या 8 होती है, इसकी संख्या 8 होती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो कैनाइन, कैनाइन, कैनाइन तीत की संख्या 4 होती है, ठीक है दोस्तों। हम लोग अपने मुंह में देखेंगे कि क्या होता है कि इंसाइजर जो हम लोग के आगे का जो दांत होता है दोस्तों, जिसे बोलते हैं क्या चीज़, स्माइली तीत। जब हम लोग हंसते हैं तो 4 ऊपर और 4 नीचे का जो तीत दिखाई देता है, जो दांत दिखाई देता है, उसे इंसाइजर कहते हैं, उसे इंसाइजर कहते हैं। क्या बोले कि जब हम लोग हंसते हैं तो हंसने के दौरान क्या होता है कि हम लोग का ऊपर का 4 और नीचे का जो 4 दांत दिखा देता है उसे इंसाइजर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्या करते हैं हम लोग अब सबसे पहले जो ब्रश करते हैं, तो ब्रश करने के बाद जो आगे का दांत को जो रगड़ते हैं तो उसे हम लोग इंसाइजर तीत कहते हैं। जो आगे का जो 4 दांत दिखता है जिसे हम लोग काटने का काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। किसी को हम लोग दांत ही काटते हैं तो क्या होता है इंसाइजर से ही काटते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग क्या होता है कि कैनाइन, जब हम लोग किसी मीट या फिर मांस से सबका हम लोग सेवन कर रहे होते हैं तो हम लोग कैनाइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसा कि हम लोग शेर या बाघ कोई भी जानवर देखते हो जो मांसाहारी जानवर होते हैं, ठीक है, मांसाहारी जानवर के या फिर कोई राक्षस, फिल्मों में हम लोग राक्षस को देखते हैं दोस्तों, तो क्या होता है कि एक जोकर की तरह क्या करते हैं कि दांत को निकाले रहते हैं बाहर की ओर, ठीक है, 2 ऊपर से और 2 नीचे से। या हम लोग क्या देखते हैं कि कुत्ते भी क्या होता है कि मांस से सबका सेवन करते हैं। अगर शेर या बाघ का भी देखते हैं तो क्या करते हैं कि उनका 4 दांत क्या होता है दिखाई देता है, जो क्या होता है पूरे तरह से वो क्या होते हैं मांस खाने के लिए उत्तरदायी होते हैं, जो कांटेदार रहते हैं, उन्हें कैनाइन कहते हैं। कैनाइन की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो 4, कैनाइन की संख्या 4 होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो प्रीमोलर, 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 प्रीमोलर तीत की संख्या टोटल कितनी होती है, तो 8। प्रीमोलर तीत की संख्या दोस्तों 8 होती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो मोलर, मोलर, ठीक है, मोलर की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 12, ठीक है। एग्जामों में पूछा जाता है दोस्तों कि इंसाइजर की संख्या कितनी होती है, कैनाइन की संख्या कितनी होती है, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है दोस्तों। आप लोग से अनुरोध है कि इस तरह से आप लोग क्या करते हैं स्क्रीनशॉट लें या फिर आगे कॉपी में घर पर इसका नोट्स करते चलें ताकि आपको स्टडी करने में, याद करने में सहायता हो। हम लोग बात करें आप लोग तीत के बारे में, तो स्टडी ऑफ तीत हम लोग ओडोंटोलॉजी या फिर डेंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। मतलब कोई स्पेशलिस्ट होगा दांत का, वो क्या किया होगा, स्टडी किया होगा, अच्छे से दांत के बारे में जाना होगा।
तो दांत के बारे में अच्छे से जानकारी लिया होगा तो स्टडी किया होगा, तो जो स्टडी किया उसको बुक का नाम जो होगा डेंटोलॉजी कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? डेंटोलॉजी, मतलब दांत के अध्ययन करने वाले को क्या बोलते हैं? डेंटोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट जो स्पेशलिस्ट होगा, जो दांत के बारे में अच्छा से जानकारी लेगा, जो डॉक्टर होता है उसे स्पेशलिस्ट कहते हैं, जो क्या होता है? डेंटिस्ट उसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, दांत को दो भाग में बांटा गया, एक अस्थाई, दूसरा अस्थाई। अस्थाई को परमानेंट टीथ, ठीक है, और अस्थाई को टेम्पोररी टीथ, टेम्पोरेरी टीथ। ठीक है दोस्तों, परमानेंट टीथ क्या होता है कि एक बार टूट जाने के बाद दोबारा नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, बात की जाए कि अस्थाई मतलब परमानेंट टीथ एक बार टूट जाने के बाद दोबारा नहीं आता है, लेकिन टेम्पोररी टीथ क्या होता है? एक बार टूटने के बाद दोबारा आ जाते हैं, इसलिए इसे मिल्क टीथ कहते हैं। पूछा जाता है कि मनुष्य में दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। मिल्क टीथ की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। परमानेंट टीथ की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। इसी तरह से दांत को 4 प्रकार से बांटा गया, एक को इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अगर काउंट किया जाए तो चारों मिलाकर टोटल 32 होते हैं दोस्तों। टोटल कितने होते हैं? तो 32 होते हैं, जिसमें क्या होता है कि जहाँ पर दोस्तों अगर टीथ की संख्या जोड़ने पर 32 आ जाए, टीथ की संख्या, चारों टीथ की संख्या जोड़ने पर 32 आ जाए, उसे परमानेंट टीथ की श्रेणी में रखते हैं। उसे टेम्पोररी टीथ की श्रेणी में रखते हैं। उसे टेम्पोरेरी टीथ की श्रेणी में रखते हैं। किस श्रेणी में दोस्तों? टेम्पोररी टीथ की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग तो परमानेंट टीथ का बात करें, अगर क्या होता है कि प्रीमोलर 0 और मोलर की संख्या 8 कर दी जाए, मोलर की संख्या 8 कर दी जाए। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए तो प्रीमोलर 0 और मोलर की संख्या 8 कर दी जाए, तो इस स्थिति में इसे परमानेंट टीथ कहते हैं। इस स्थिति में इसे परमानेंट टीथ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे बात पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्या हम बोल रहे हैं कि अगर मोलर की संख्या 8 और प्रीमोलर की संख्या 8 और मोलर की संख्या 12। ठीक है दोस्तों, क्या बोलें कि इंसाइजर 8, कैनाइन 4, ये हमेशा रहता है। ठीक है, प्रीमोलर की संख्या 8 और मोलर की संख्या 12 जब रहती है तो उसे टेम्पोररी टीथ की श्रेणी में रखते हैं। उसे टेम्पोररी टीथ की श्रेणी में रखते हैं। जब इसी में प्रीमोलर की संख्या 0 और मोलर की संख्या 8 कर दी जाती है तो उसे परमानेंट टीथ की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे दोस्तों कि दांत के बारे में कुछ और पॉइंट जान लेते हैं कि दांत किसके बने होते हैं। तो दांत कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। CO3 ने कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर बात की जाए दांत के, तो दांत के जो ऊपरी लेयर होते हैं, ठीक है, दांत के जो ऊपरी लेयर होते हैं उन्हें इनामेल कहते हैं। जो क्या होता है, पूरे मानव शरीर का सबसे कठोर अंग, सबसे कठोर पदार्थ, पूरे मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। आगे हम लोग देखें क्या चीज़ कि दांत जो है एक दांत क्या होता है, कैपिलरी मसल्स। हम लोग के जो दांत है क्या होता है, कैपिलरी मसल्स से जुटे होते हैं। कैपिलरी मसल्स से जुटे होते हैं। कैपिलरी मसल्स से जुड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से हम लोग बात करें कि दांत क्या होता है, दो भाग में बटे होते हैं, एक अस्थाई दूसरा अस्थाई। नेक्स्ट अस्थाई दांत की संख्या 12, ठीक है, अस्थाई दांत की संख्या 20, जिसमें मिल्क टीथ कहते हैं। ये क्या होते हैं, दोबारा आ जाते हैं। ठीक है, बात की जाए कि दांत को 4 प्रकार में बांटा गया, एक इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। यहाँ पर मेरे आवाज़ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जब प्रीमोलर की संख्या 8 होती है और मोलर की संख्या जब 12 कर दी जाती है तो उसे टेम्पोररी टीथ की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जब इसी प्रीमोलर की संख्या 0 और मोलर की संख्या जब 8 कर दी जाती है तो उसे परमानेंट टीथ की श्रेणी में रखा जाता है।
ठीक है। आगे हम लोग बात करें कि दांत कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, दांत कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। इसके ऊपरी परत को क्या है, ऊपरी परत, इसके ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं, जो क्या होता है मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर इसी में नोट पॉइंट की अगर बात करें कुछ अलग से एक एक्सेप्शन कि मानव शरीर का सबसे कठोर अंग जबड़ा को कहा जाता है। जो जबड़ा होता है इसको जॉ बोलते हैं। तो क्या होता है कि नीचे वाला जो दांत रहता है वो क्या होता है, उसे जबड़ा बोलते हैं। जो कहता है मानव शरीर का सबसे कठोर अंग, यह मानव शरीर का सबसे कठोर अंग होता है दोस्तों, मानव शरीर का सबसे कठोर अंग है। ठीक है, जहाँ में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि मैंने मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे कठोर पदार्थ, तो आंसर ही इनामेल हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इनामेल। ठीक है, मानव शरीर का सबसे कठोर अंग बोले, ठीक है दोस्तों, कीवर्ड पर ध्यान देना दोस्तों कि कठोर अंग बोले तो क्या हो जाएगा, जबड़ा। कठोर अंग बोले क्या हो जाएगा, जबड़ा, जिसे इंग्लिश में जॉ बोलते हैं, जॉ। ठीक है दोस्तों, ये एक बार टूट जाने के बाद दोबारा नहीं बन पाते क्योंकि ये बहुत ही मजबूत होता है। ठीक है, नहीं क्या होता है, इसके टूट जाने से इंसान की मौत भी हो जाती है। अगर बात की जाए तो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ बोला जाए तो इनामेल, और कठोर अंग बोला जाए, पदार्थ बोलेंगे तो इनामेल और अंग बोले तो जबड़ा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे देखेंगे थोड़ा सा दांत के बारे में और चीज़ कि दांत के जो नीचे वाले जो बॉन्ड होते हैं और ऊपर वाले जो बॉन्ड होते हैं उसे क्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम थोड़ा सा एक पिक्चर बनाकर दिखाएंगे दोस्तों। ठीक है, कि दांत इस तरह से हम लोग के होते हैं। अगर दांत का बात की जाए ठीक है दोस्तों, देखेंगे यहाँ पर क्या चीज़, जो ऊपर के जो दांत हैं, ऊपर के दांत को मैक्जीविलरी, ऊपर के दांत जिस बॉन्ड से जुटे होते हैं उन्हें मैक्जीविलरी टीथ कहते हैं, मैक्जीविलरी टीथ। और नीचे के जो दांत है वो जिस बॉन्ड से जुड़े होते हैं उन्हें मैंडिबिलरी टीथ कहते हैं, मैंडिबिलरी टीथ। आप लोग को नोट्स करना है दोस्तों, आगे आप लोग नोट कर सकते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे। आगे देखेंगे दोस्तों कि दांत की विशेषता क्या है दोस्तों। तो दांत का मेन फंक्शन यही है, मेन कार्य यही है कि भोजन को छोटे छोटे भागों में कुतरना, जिसे मैस्टिकेट करते हैं, जिसे मैस्टिकेशन प्रोसेस करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि मुख गुहिका में एक ग्रंथि हो जिसे लार ग्रंथि कहते हैं। मुख गुहिका में एक ग्रंथि होती है दोस्तों जिसे लार ग्रंथि जिसे सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। लार ग्रंथि सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जानेंगे दोस्तों कि लार ग्रंथि हमारे मुख में लार ग्रंथि की संख्या 3 जोड़ी में रहती है। कितनी जोड़ी में? 3 जोड़ी। ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मनुष्य में पाए जाने वाली लार ग्रंथि की संख्या कितनी जोड़ी में रहती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। आगे देखेंगे हम लोग कि लार ग्रंथि में कौन कौन से होते हैं, जो क्या करते हैं, लार ग्रंथि का काम क्या है। तो लार ग्रंथि क्या होती है, लार ग्रंथि में आते हैं एक टाइलिन, एमाइलेज, लाइसोसोम और एक पैरोटिड होता है। एक क्या होता है, पैरोटिड होता है। अगर देखा जाए तीनों का नाम देखें तो सबसे पहला यहाँ पर आता है नेक्स्ट टाइलिन एमाइलेज, पी टाइलिन। यहाँ पर नेक्स्ट पहला का नाम बोलेंगे दोस्तों तो पी टाइलिन। सेकंड का अगर नाम देखें तो यहाँ पर लाइसोजाइम इसको बोलेंगे, लाइसोजाइम। थर्ड पैरोटिड। इन तीनों के बारे में जानेंगे दोस्तों। पैरोटिड ग्लैंड देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले पी टाइलिन एमाइलेज। ठीक है, पी टाइलिन का मेन फंक्शन, पी टाइलिन क्या करता है दोस्तों, तो जो हम लोग का जो भोजन कार्बोहाइड्रेट है, जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं। तो पी टाइलिन क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च को क्या करता है दोस्तों, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है दोस्तों, माल्टोज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। स्टार्च को क्या करता है, माल्टोज में कन्वर्ट करता है।
नेक्स्ट अगर बात करें तो माल्टोज को क्या, माल्टोज में कन्वर्ट करने के बाद जो लाइसोसोम का मेन फंक्शन है ये क्या करता है, भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करता है। भोजन के साथ आए जीवाणु कीटाणु को क्या करता है, नष्ट करता है। जीवाणु कीटाणु को नष्ट करता है, जीवाणु कीटाणु को नष्ट करता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पैरोटिड, ये क्या है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि, यह तीनों जोड़ी में सबसे बड़ी है। ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है जो यह कान के नीचे मौजूद रहती है। कहाँ दोस्तों, कान के नीचे वाले हिस्से में मौजूद रहते हैं। कान के नीचे वाले हिस्से में मौजूद रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए दोस्तों तो कान के नीचे वाले हिस्से में मौजूद, हम लोग ने देखा दोस्तों कि हम लोग के मुख में पाए जाने वाली लार ग्रंथियाँ 3 जोड़ी में पाई जाती है। इसमें तीनों का नाम, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और घर पर इसका क्या करें दोस्तों, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट या फिर क्या कर सकते हैं, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं ताकि आप लोग इसे रिवीजन कर सकें। आप लोग से निवेदन है दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे हमसे जुड़ पाए, ताकि हम और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि कुछ नई बातें हम लोग उनके सामने रखते रहें। ठीक है दोस्तों, अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि हम लोग और इसी तरह से वीडियो मोटिवेशन होकर लाते रहें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।